हमने पिछले 2 लेक्चर्स में ये देखा था कि यूरेनियम को ओर से निकाल के सोफिस्टिकेटेड 2 प्रोसेसेस हैं, एक आयन एक्सचेंज और एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इन दोनों में से कोई भी एक या बाज़ केसेस में अब नई टेक्नोलॉजी में दोनों भी इस्तेमाल करके हम एक रिफाइंड कॉन्सेंट्रेट ले आते हैं। रिफाइंड का मतलब ये है कि जिसमें काफ़ी चुन चुन के यूरेनियम के एटम्स को हमने अलग किया हो बाकी चीज़ों से। कंसंट्रेट ऑब्वियसली मतलब ये है कि जो लेस देन 1% था, अब वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मोर देन 80-90% के तक पहुंच गई है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अब ये रिफाइंड कंसंट्रेट से हम U3O8 यूरेनियम ऑक्साइड है, यही वो ऑक्साइड है जो ज़मीन के अंदर होती है, तो हम इस ऑक्साइड तक वापस कैसे आ जाते हैं। फ़र्क ये है कि जब ये ज़मीन के अंदर थी तो इसके अंदर बहुत सा गैंग मटेरियल शामिल था, इसकी कंसंट्रेशन मतलब अब अगर लेस देन 1% थी तब भी ये इस काबिल था कि इसको हम खोदते निकालते और फिर इसमें से फालतू चीज़ों को अलग करते। तो हमने वो किया और वो करने के बाद रिफाइंड कंसंट्रेट तक हम पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा आयन एक्सचेंज और पिछले वाले में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसके ज़रिए हम यहाँ तक आ गए। ठीक, कहाँ तक आ गए? कंसंट्रेट तक। आज हम देखेंगे कंसंट्रेट से ऑक्साइड। ठीक, तो आफ्टर गेटिंग द प्रेग्नेंट एल्यूट, एल्यूट क्या चीज़ थी? एल्यूट वो चीज़ थी जो हमारे पास रेजन था, उस रेजन को हमने, रेजन ने क्या किया था? चिपका लिया था यूरेनियम के आयंस को। एल्यूट ने क्या किया? धो दिया उसको, उन रेजन्स को धो दिया और धोने के बाद अब क्या हुआ? एल्यूट में क्या चीज़ है? अब कंसंट्रेटेड यूरेनियम का एक कंपाउंड उसमें मौजूद है, वो प्रेग्नेंट है इन यूरेनियम कंपाउंड्स। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ने क्या किया है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ने ये किया था कि जो ऑर्गेनिक पार्ट था, जो 2 लिक्विड थे ना, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाज लिक्विड, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, तो उसने ऑर्गेनिक में अपने साथ जोड़ लिया था किसको? ऑर्गेनिक में उसने अपने साथ जोड़ लिया था यूरेनियम के एटम को, और फिर सोडा ऐश ने उसको प्रेसिपिटेट कर लिया। तो अब क्या है? सोडा ऐश के साथ यूरेनियम अटैच्ड है। अब हमारे पास इन दोनों से यूरेनियम का कंसंट्रेट आ चुका है और नाउ यूरेनियम इज रेडी फॉर, इन अ वे सोडा ऐश ने धो के निकाला हुआ है और यहाँ पे सोडा ऐश सोल्यूशन ने, और यहाँ पर एल्यूट ने धो के निकाला हुआ है। तो हमारे पास अब ये सोल्यूशन में जो यूरेनियम है, इट इज नाउ रेडी फॉर प्रेसिपिटेशन। स्कीम क्या है आज की टॉक की? कि पहले तो प्रेसिपिटेशन होगा विच इज ए केमिकल रिएक्शन, और जब प्रेसिपिटेट कर लेंगे तो उसमें के बात एक लफ्ज है फिल्ट्रेशन। आप लोग वाकिफ हैं कि एक सिंपल फिल्टर पेपर में हम सोल्यूशन गुजारते हैं, जो अनडिजॉल्व पार्टिकल है वो फिल्टर हो जाते हैं। एक चीज होती है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि सिर्फ ग्रेविटी की वजह से सोल्यूशन नहीं गुजर रहा, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, पीछे से कोई एक प्रेशर भी लगा रहे हैं। तो बाकायदा ये इक्विपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होता है, जिससे हम क्या, इसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जो फिल्टरेट है उसको अलग कर दें और जो कुछ भी रिजल्ट ऑफ फिल्ट्रेशन है उसको अलग कर दें, जो सॉलिड प्रेसिपिटेट है उसको अलग कर दें और जो सॉल्यूशन में चीज़ थी उसको अलग कर दें। और एक दफ़ा हमारे पास फिर ये फिल्ट्रेट आ गया है जो ड्राई चीज़ है, जो प्रेसिपिटेट है, तो हम बाद में क्या करेंगे? हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड? वो जो आज के लेक्चर का हमारी एक फाइनल प्रोडक्ट हम एज्यूम कर रहे हैं, U3O8। ठीक, इस चीज को U3O8 को येलो केक भी कहते हैं और ये माइल्डली रेडियो एक्टिव है। माइल्डली का समझ लें इतना कि जब आप हवाई जहाज में कराची से लाहौर जाते हैं तो जितनी कॉस्मिक रेडिएशन से रेडियो एक्टिविटी मुसाफिर फील कर रहे होते हैं, ये उतना ही 1 मीटर के फासले पे अगर ये रखा हो तो इसमें उतनी ही रेडियो एक्टिविटी इससे मिल रही होती है। ठीक,
अच्छा, ये जुमला आपको जगह जगह मिलेगा, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज टेक प्लेस एट ईच स्टेप। और आपका जो असाइनमेंट था, ये आपके असाइनमेंट का इन एक क्लू होता है ये, कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर जगह से जो अनडिजायरेबल है उनको रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ काम की चीज पे अपने फ्यूचर के रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह इन्वायरमेंट को हम अपनी कंट्रोल कर रहे हैं। U3O8 इज कैल्साइंड। कैल्साइंड एक प्रोसेस है, ये एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में इस किस्म की कई टर्म्स हैं कैल्साइंड जैसी। मिसाल के तौर पे रोस्टिंग, मिसाल के तौर पे ऑक्सीडेशन, स्मेल्टिंग, मेल्टिंग। तो अब टर्मिनोलॉजी जो है ये आप सुन भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी हो रही है। तो आपने एक अच्छा काम ये कर सकते हैं कि जाके और नेट पे ये इन सब की डेफिनेशन देखें, और इनमें मामूली मामूली से फ़र्क है, इन सब में मामूली मामूली से फ़र्क है। तो ये आपको शार्प और क्रिस्प होना चाहिए कि ये एक से दूसरे में क्या फ़र्क है। कैल्साइंड एक हाई टेम्परेचर प्रोसेस है जिसमें कि रिएक्टेंट भी सॉलिड होता है, प्रोडक्ट भी सॉलिड होती है, और इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें से कोई गैस निकल जाती है, वो टूट जाता है, उसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, और एक प्रोडक्ट कोई एक गैस होती है जो निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अब इसको हम हाई टेम्परेचर पे ले जा रहे हैं तो उसमें जो वॉलेटाइल्स हैं, जो कुछ इम्प्योरिटीज हैं, वो निकल जाती है। फिर जो कुछ भी सॉलिड बचेगा वो एग्लोमरेटेड है, उसको हम क्रश कर लेते हैं, और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केटेबल है, जिसको ड्रमों में भर के और मुल्क बेचते हैं और मुल्क खरीदते हैं। ठीक, अभी आपने इस चीज को जहन में रखना है कि अभी तक हमने आइसोटोप सेपरेशन नहीं की है, अभी तक ये नेचुरल यूरेनियम चल रहा है। ठीक, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो U3O8 बेसिकली इसमें होता है सबसे ज्यादा, लेकिन इसका नाम है येलो केक, और इसके अंदर बाकी चीजें क्या है, जैसे लिखा है 70 to 90% U3O8 है, बाकी दूसरी ऑक्साइड्स भी हैं कुछ। रिड्यूस टू UO2 फॉर पैलेट्स इन न्यूक्लियर फ्यूल। इसका काम क्या है, इसको बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको बाद में रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या है कि यहाँ पर वैलेंसी इसकी जो थी वो ज्यादा थी, वैलेंसी इसकी और कम हो जाए। एक चीज को और आप जहन में रखिए कि यूरेनियम का कौन से कंपाउंड सॉल्युबल है, कौन से सॉल्युबल है, वो सॉल्युबल है जिसमें यूरेनियम की वैलेंसी कितनी है, याद है, हेक्सावेलेंट +6 है। ठीक, और जैसे ये +6 से इसकी वैलेंसी कम होगी तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो अगर U3O8 प्रेसिपिटेट आउट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वैलेंसी +6 से कम हो गई है। ठीक, तो ऑलरेडी इसकी प्लस कम है, तो ये रिड्यूस्ड है, और मजीद इसकी रिड्यूस करेंगे तो फिर ये इसकी वैलेंसी UO2 इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्लियर कट +4 हो जाएगी। और U2O8 जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल है, अगरचे कि इसकी अभी तक एनरिचमेंट नहीं हुई है। ये फ्यूल किसका है, याद करें, नेचुरल फ्यूल ये किसका है, ये उन रिएक्टर्स का है जो हैवी वाटर रिएक्टर्स, कैन डू फॉर एग्जांपल। ठीक, तो हमने जो डिस्कस किया उसको थोड़ा सा समराइज कर लें। हमारे पास एक प्रेग्नेंट सॉल्यूशन था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, फॉर एग्जांपल। ठीक, तो क्या था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किस में थी, ऑर्गेनिक में थी। ऑर्गेनिक को सोडा ऐश के साथ रिएक्ट किया तो सोडा ऐश यूरेनियम के जो भी रेडिकल था उसको अपने साथ जोड़ के ले आया। इसकी हमने थोड़ी सी पीएच को एडजस्ट किया, और फिर क्या किया, इसको बॉईल किया, इसको हमने हाई टेम्परेचर पे ले गए। हाई टेम्परेचर पे ले जाने से सोडा ऐश के साथ था, CO2 निकल गई। अब ये क्या हो गया, ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया। प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए एक और होता है कि इसको या अमोनिया से इंटरैक्ट करा देते हैं या मैग्नीशियम ऑक्साइड से, इन दोनों में से कोई भी एक। उसूली तौर पे ये कि अमोनिया सस्ती है तो इकोनॉमिक है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर इस्तेमाल करें तो जो कुछ भी प्रेसिपिटेट बन रहे हैं अब हमारे पास यूरेनियम 3O8 के,
वो क्या है, उनका साइज बड़ा है तो उनका फिल्ट्रेशन आसान होती है। फिल्ट्रेशन आसान होने का मतलब दो तीन है। एक तो ये कि ज्यादा यील्ड होती है, ज्यादा निकल के आता है। दूसरा ये कि कम एनर्जी खर्च होती है फिल्ट्रेशन पे। तो अगेन इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है कि हमने क्या करना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो ए पॉपुलर एडिशन टू फैसिलिटेट फिल्ट्रेशन। तो इस किस्म का येलो, डार्क येलो कलर है। कलर इसकी चेंज हो सकते हैं। कलर कौन सी चीज चेंज करेगी? इम्प्योरिटी लेवल, किस चीज, कौन सी इसमें इम्प्योरिटीज शामिल है, उसका कलर इस ब्राइट येलो से लेके और डार्क येलो तक हो सकता है। इसका पॉपुलर नाम है येलो केक। फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेसिपिटेट है उसकी स्लरी को एजिटेट किया जाता है और फिल्टर्स यूजिंग फिल्टर प्रेस, मैंने इस्तेमाल की थी टर्म कि ये प्रेशराइज फिल्ट्रेशन है। ठीक, यूरेनियम कंसंट्रेट जो अब हमारे पास आया है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि इसमें मेजर ऑक्साइड यही है और इसको फिर ड्राई करने के बाद मॉइस्चर इसमें से रिड्यूस कर ले जाता है, 4% और कम हो गया और फिर इसको पैक करके शिपमेंट के लिए ये तैयार हो जाता है। नाउ इट इज रेडी फॉर शिपमेंट। जैसे कहा कि जो कंज्यूमर है वो अब इसको खरीद सकता है, यूज कर सकता है। इसके अंदर बाकी सॉल्ट्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स हो सकती हैं बाकी यूरेनियम की, यूरेनाइल हाइड्रोक्साइड हो सकती है और यूरेनाइल सल्फेट, सोडियम पैरा यूरेनेट, ये मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं जिसके अंदर एज ए इम्प्योरिटी हो सकती है। अभी ये बहुत प्योर नहीं है ठीक, लेकिन दिस इज ए कमर्शियल प्रोडक्ट, दिस इज ए मार्केटेबल प्रोडक्ट। इसकी वैलेंसी को हम देख लें कि ये वैलेंसी शुड बी लेस देन 6। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है U3O8 को, और इस तरह भी लिखा जा सकता है। दोनों केस में अगर ये चीज देखें तो इस चीज की वैलेंसी +6 है, इसकी +4 है, मिलके इसकी बिटवीन 4 to 6 हो जाएगी। यहाँ भी यही हाल है। और अब हमने क्या करना है? अब अगर हम इसको लेंगे, इसको खरीदेंगे, कोई भी खरीदने वाला कस्टमर इसको मजीद रिड्यूस करेगा टू यूरेनियम डाइऑक्साइड, यूरेनियम डाइऑक्साइड। उसके लिए क्या है, हमने किल्न, किल्न क्या होती है? एक ऐसी फर्नेस होती है जो रोटेटिंग एक एंगल पर होती है। इसमें एक तरफ से कोई गैस जा रही होती है, दूसरी तरफ से पाउडर आ रहा होता है। तो इस केस में हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है हाई टेम्परेचर पे। ये इसकी एंथैल्पी है इसकी। तो इस रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन की मौजूदगी में हाइड्रोजन क्या कर रही है? इसको रिड्यूस कर रही है, इसको इसमें से ऑक्सीजन को खींच के निकाल रही है। और अब UO2 जो है ये भी अगेन इज आल्सो येलो पाउडर, और इसमें अब UO2 जो है वो इट इज एनरिच्ड 80 to 85%। अगर इसको हमने, जब इसका कंज्यूमर जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूक्लियर है, तो वो कंज्यूमर इसका अगर न्यूक्लियर कंज्यूमर है तो वो क्या करेगा? इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है उसको मजीद प्योर करे। प्योर करने के लिए इसको डिसॉल्व करेगा नाइट्रिक एसिड में और फिर फिल्टर करेगा ताकि जो गंध है वो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होकर निकल जाए। Now it is ready for use as nuclear fuel rods for pressurized heavy water reactors and other systems that use natural unenriched uranium. Unenriched uranium. Typical मिसाल कैन डू है, heavy water reactors है। कनाडा क्यों ये इस्तेमाल करता है? इसलिए उसके पास यूरेनियम की ओर्स बहुत अच्छी हैं और वो अपना इन्वेस्टमेंट एनरिचमेंट प्लांट्स पे नहीं करना चाहता। एट द कॉस्ट ऑफ दिस, फिर से क्या करना पड़ता है? फिर उसको अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने रिएक्टर्स पे डिजाइन। ठीक, इधर से पैसा बचे तो उधर खर्च हो जाए। तो हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि वी हैव रीच्ड अप टू द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम डाइऑक्साइड जो कि न्यूक्लियर फ्यूल है। यूरेनियम इज इन द फॉर्म ऑफ U3O8 या पेरोक्साइड प्लस इम्प्योरिटीज। प्रायर टू एनरिचमेंट इट इज रिफाइंड, इसकी मजीद क्लीनिंग होती है, हमने देख लिया नाइट्रिक एसिड में। और अब क्या है कि नाउ इट इज आल्सो रेडी फॉर कन्वर्जन टू यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था? पिछली स्लाइड में ये देखा था कि जो अनइनरिच यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं रिएक्टर, वो तो यहाँ से U2 UO2 ले लेंगे और उनका काम खत्म हो गया।
लेकिन जो एनरिच्ड इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी कहानी ख़त्म नहीं हुई। तो जो एनरिच्ड इस्तेमाल करेंगे उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इसको लिया, इसकी पहले इम्प्योरिटीज़ जो भी थी उनको क्लीन किया। एक तरीका ये है कि पहले इम्प्योरिटीज़ को निकाल लें, then it is refined, enriched. Prior to enrichment, it is refined and then converted to uranium hexafluoride. UF6 को hex भी कहते हैं सिंपली, इसका पॉपुलर निक नेम hex भी है। और ये जो दो स्टेप है, इसको रिफाइन करने का मतलब इसकी क्लीनलीनेस को बढ़ाना और कन्वर्ट करना इनटू UF6। UF6 एक गैस है, तो इसको कन्वर्जन कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है कन्वर्जन। तो ये वाली और अगली एक दो स्लाइड्स में हम देखेंगे कन्वर्जन टू UF6, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। यूरेनियम ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पहले यूरेनियम फ्लोराइड UF4 and finally to UF6 and then UF6 को के फॉर्म में फिर एनरिचमेंट का प्रोसेस होता है उसका। एनरिचमेंट हम आज नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक चीज़ याद रखनी है हमने कि जितनी भी एनरिचमेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो सब की सब UF6 की फॉर्म में यूरेनियम को कन्वर्ट करती हैं, फिर एनरिचमेंट होती है। तो UF6 इज द ओनली सूटेबल कंपाउंड ऑफ यूरेनियम which has a sufficiently high vapor pressure at room temperature। ये सारी चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजीज इसमें से कई ऐसी हैं जो थोड़ी सी अनफेमिलियर होंगी, तो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता करके समझेंगे। सबसे पहले तो यही समझ लें कि दिस इज़ द ओनली कंपाउंड ऑफ यूरेनियम जो कि एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे लफ्ज़ों में एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी चाहे गैस डिफ्यूजन हो चाहे सेंट्रीफ्यूज हो, ये दो ही पॉपुलर थी। अब तो सिर्फ गैस सेंट्रीफ्यूज रह गया, लेकिन आज से 20, 25, 30 साल पहले डिफ्यूजन वाज मोर पॉपुलर। तो अब डिफ्यूजन प्लांट्स भी अब बंद हो गए, अब सिर्फ गैस सेंट्रीफ्यूज इकोनॉमिक प्लांट है। तो ये दोनों जो पॉपुलर प्लांट्स थे, ये दोनों UF6 के फॉर्म में यूरेनियम को इस्तेमाल करते थे और इट हैज़ अ सफिशिएंटली हाई वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर। ठीक, तो ये चीज़ जो है ये जानबूझ के इंट्रोड्यूस कराई गई है, इसको अब हम समझेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट। यूरेनियम एक दफ़ा UF6 के फॉर्म में आ जाए तो थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड एंड सेफली ट्रांसपोर्टेड एज वाइट सॉलिड, इस तरह का, एट रूम टेम्परेचर इन ट्रांसपोर्ट, स्पेशल ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स होते हैं इसके, which has a pressure inside the container below atmosphere। तो इसको स्लाइटली वैक्यूम कंडीशन में अपने सील्ड कंटेनर्स में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आपका ज़हन में पहला सवाल होगा कि ये हाई प्रेशर ज़रा समझ नहीं आई क्या चीज़ है, और रूम टेम्परेचर समझ नहीं आई। हाई प्रेशर और रूम टेम्परेचर की कॉम्बिनेशन, ये भी समझ नहीं आया कि इसको जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पार्शियल वैक्यूम क्यों रखते हैं, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो रूम टेम्परेचर ही होगा जहाज़ पे अगर लोड हो रहा है तो टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशनशिप इसके साथ क्या है, इसको हम आज देखेंगे। पहला सवाल तो ये है कि UF6 में वो कौन सी खूबी है, कौन सी खसूसियात हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि यही एक वाहिद हल है फॉर एनरिचमेंट। तो क्या गैस है, क्या आपके क्या सोच रहे हैं कि क्या खसूसियात इसकी ऐसी होंगी कि एनरिचमेंट इसी के जरिए पॉसिबल है? हेक्सावेलेंट जी वैलेंसी पूछिए। सर, हेक्सावेलेंट वैलेंसी होगी। हेक्सावेलेंट तो बिल्कुल ये ठीक है, हेक्सावेलेंट वैलेंसी इसकी है, लेकिन हेक्सावेलेंट वैलेंसी का एनरिचमेंट से लिंक कैसे किया है आपने? सर, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। देखें, पहला ये तो आपने जो क्लू दे दिए मुझे अगले जुमले का। एनरिचमेंट का मतलब क्या है? एनरिचमेंट का मतलब ये है कि दो आइसोटोप हैं और मैंने दो आइसोटोप्स को सेपरेट करना है, ठीक है ना? दो आइसोटोप्स को सेपरेट करना है मैंने, तो क्या दो आइसोटोप्स को मैं किसी केमिकल तरीके से सेपरेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता।
यूरेनियम 235 हो या यूरेनियम 238 हो, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है क्या नहीं है? सही है ना? तो केमिकल मीन्स तो नहीं चलेंगे, फिजिकल मीन्स पे अब मैंने आना होगा। फिजिकल क्यों? फिजिकल इसलिए कि इन दोनों के वजन में मामूली सा फर्क है। U235 का एटॉमिक मास जो है वो थोड़ा सा कम है U238 से, वो थोड़ा सा हल्का है, एक भारी है एक हल्का है। ये वाहिद प्रॉपर्टी है इनकी जो कि मेरे काम की है, जहां फर्क है। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को कैश कराना है सेपरेशन के लिए। ठीक, अब फिजिकल मीन सेपरेशन का दो आइसोटोप क्या होते हैं? दो एटम ही है ना, मुख्तलिफ किस्म के, एक का मास फर्क है दूसरे का फर्क है। तो दो एटम्स एक दूसरे से सेपरेट कब होंगे? जब यूरेनियम गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, क्या होगा? कैसे मैं दो एटम्स को अलग अलग कर लूंगा? सॉलिड के फॉर्म में करूंगा, लिक्विड के फॉर्म में करूंगा कि गैस के फॉर्म में? सर गैस की फॉर्म में होगा। शाबाश, गैस की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि गैस के फॉर्म में इनका आपस में बॉन्डिंग जो है वो मिनिमम है। बल्कि काइनेटिक थ्योरी तो ये कहती है कि इनको बिल्कुल एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की खबर भी नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मेरे पास यूरेनियम का कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में UF6 है। कुदरत ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी कि अगर मैं यूरेनियम को फ्लोरीन से रिएक्ट कराऊं और UF6 बना लूं तो रूम टेम्परेचर पे ये गैस है। पहली आसानी ये हो गई। दूसरी आसानी का नॉर्मली हम सोच नहीं सकते, लेकिन आप यहीं से सोचेंगी अगर कि ये यूरेनियम है, इसके तो वेट फर्क है। फ्लोरीन का क्या होगा? क्या फ्लोरीन के भी कई आइसोटोप हैं या नहीं है? अगर फ्लोरीन के कई आइसोटोप होते तो क्या होता? तो एक कॉम्प्लिकेशन होती, एक पूरा का पूरा एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाता। ठीक है ना, कि कोई UF6 हल्का हो गया, कोई UF6 भारी हो गया फ्लोरीन की वजह से। तो कुदरत ने एक और हमारे लिए आसानी दे दी कि फ्लोरीन का सिर्फ एक ही आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। चुनाचे फर्क सिर्फ यूरेनियम का वजन डालेगा। फ्लोरीन का वजन चाहे यूरेनियम 235 हो चाहे 238 हो, फ्लोरीन का आइसोटोप एक ही रहेगा। ये दूसरी बड़ी आसानी है। तीसरी बड़ी आसानी वो है ये फेज डायग्राम, जो बार बार मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि हम कह रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर से हम लिंक कर रहे हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को। तो ये इसको कहते हैं फेज डायग्राम। आप जिस फेज डायग्राम की आदी हैं देखने के एज ए मेटलर्जिस्ट आप लोग, वो है एक फिक्स्ड प्रेशर पे, सिर्फ टेम्परेचर वेरी करते हैं और कॉम्पोजिशन। यहाँ हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फेजेस में चेंज क्या आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है वाई एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जब प्रेशर कम है, और टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमारे पास क्या है? सारा का सारा गैस है। यहाँ पे ये सारी गैस है हमारे पास। ठीक, जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊंगा तो गैस क्या होगी? अब गैस कंप्रेस होगी तो ये टेम्परेचर कम होगा, सॉलिड बनेगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये फ्लूइड बन जाएगी। तो ये पॉइंट कहलाता है ट्रिपल पॉइंट, जिसपे कि ये एक टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू है 64 डिग्री सेंटीग्रेड और 1516 मिलीबार प्रेशर, जिसपे के तीनों एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ये वो लाइन है, कॉम्बिनेशन है प्रेशर और टेम्परेचर की, जिसपे दो फेज एग्जिस्ट करेंगे, और ये भी वो लाइन है जिसपे दो फेज एग्जिस्ट करेंगे। मेरा रूम टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर कहीं है, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो मेरे पास रूम टेम्परेचर ये है। अब रूम टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इधर कहीं है। ठीक है ना, तो 57 डिग्रीज या 56 डिग्रीज के ऊपर, 56 डिग्रीज के ऊपर इस प्रेशर पे यहाँ पे सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में। दूसरे लफ्जों में मैं इससे थोड़ा सा प्रेशर कम कर लूं तो मैं गैस है, प्रेशर बढ़ा लूं तो यहाँ पे सॉलिड है। ये रूम टेम्परेचर है ना, अगर ये 57 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा,
फर्ज करें मैं रूम टेम्परेचर पे आ जाऊं, रूम टेम्परेचर मेरे पास ये है, तो एटमॉस्फेयर ये है, ये सॉलिड है। अब क्या है कि मैं हल्का सा इसमें से ये एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा नीचे रखूंगा तब भी ये सॉलिड रहेगा। तो मैं अगर थोड़े से पार्शियल प्रेशर कम रखूं और मैं रूम टेम्परेचर पे रहूं तो ये सॉलिड है, तो इस जगह पे मैं इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं। तो फिर मैं प्रेशर कम क्यों रखा हुआ है मैंने, एटमॉस्फेयर क्यों नहीं किया? इसलिए कि अगर लीकेज हो तो हवा बाहर से अंदर आए, अंदर से बाहर यूरेनियम ना जाए। ठीक, तो ये सेफ्टी के लिए। अच्छा, बाकी ये लाइन मुझे क्या दे रही है? ये लाइन बड़े काम की चीज दे रही है मुझे। गौर से देखें कि जैसे ही मेरे पास ये लाइन आ रही है, अब मैंने फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसको मैंने ठंडा किया। ठंडा किया इसका मतलब ये है कि मैं अपना क्या कर रहा हूं, मैं कि मैं किसी भी गिवन प्रेशर पे हूं, तो ठंडा करने का मतलब मैं इस तरफ आ रहा हूं। ये मैं ठंडा कर रहा हूं तो गैस सॉलिड बन रही है कि नहीं? बन रही है ना? क्या हो रहा है, एक कंटेनर है जो कि सील्ड है, मैंने उसको ठंडा किया तो क्या हुआ, गैस सॉलिड बन गई। जब भी कोई चीज गैस से सॉलिड बनती है तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी 10,000 टाइम्स कम हो जाती है, 10,000 टाइम्स। तो एक चीज सुकड़ गई बिल्कुल, तो बाकी खाली क्या हुआ, वैक्यूम हो गया। वैक्यूम हो गया, क्या मतलब हो गया कि अब यहाँ पे मैं, वैक्यूम होने का मतलब ये कि अगर जैसे ही मैं इसके कंटेनर का मुंह खोलूंगा ये बाहर से कोई चीज अंदर सक कर लेगी। तो जब भी मैंने कलेक्ट करना है UF6 गैस को, चाहे ये एनरिच हो चाहे ये डिप्लीट हो, और मैंने जमा करना है, तो मैं कंटेनर लूंगा, उसको ठंडा कर दूंगा, तो क्या होगा, ये सक कर लेगी सिस्टम से। अब मैंने सेंट्रीफ्यूज प्लांट में अपना UF6 गैस बना ली, फीड करनी है, देना है मैंने प्लांट को। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा एक गिवन प्रेशर फिक्स करके मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो सॉलिड मेरी गैस बन जाएगी। सॉलिड गैस बनेगी, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो कंटेनर से गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या है, सिर्फ प्रेशर को चेंज करके मैं UF6 को एक गिवन प्लांट में, एनरिचमेंट प्लांट में फीड भी कर सकता हूँ, कलेक्ट भी कर सकता हूँ। इस चीज को हम जब एनरिचमेंट देखेंगे तो दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ ये लिखी हुई चीजें आसान जबान में, मैथमेटिकल जबान में, कि जब प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर होगा, तो UF6 गैस मेरे पास और UF6 सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम में है 57 डिग्रीज। ठीक, 57 से 56 करूंगा सॉलिड बन जाएगा, 58 करूंगा गैस बन जाएगी। ठीक, जब सॉलिड बनेगा कंटेनर में तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, जब 58 क्रिएट करूंगा तो सॉलिड गैस बन गई, प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक, ये याद रखना है यहाँ पर आपने। लिक्विड ऑब्वियसली एक इधर आगे जाके बनेगा, तो लिक्विड से फिलहाल हमें कोई गरज नहीं है। जो मैंने बात की थी फीड करने की और कलेक्ट करने की UF6 को, यहाँ लिखी हुई है कि फीडिंग, अगर मेरे पास UF6 मौजूद है और इसको मैं एक प्लांट में फीड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कंटेनर को हीट करूँगा, किसमें, एक ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में जो प्रिसाइसली टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, यहाँ चीज़ों को एक एक टेम्परेचर की डिग्री से फर्क पड़ना है, बहुत प्रिसाइज कंट्रोल है ये। प्रेशर मैंने बहुत प्रिसाइसली देखना है, ये अब आसान खेल नहीं है, ये यूरेनियम के साथ हम खेल रहे हैं गैस फॉर्म में। तो प्रेशर, टेम्परेचर, और मेरे पास क्या हो रहा है कि UF6 जो है वो अब रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में आ गई है फ्रॉम सॉलिड, तो अब प्रेशर बढ़ गया, अब इसको मैं सिस्टम में फीड कर दूंगा मैं। और इसका उल्टा अगर मैं करूंगा कि अगर मैं क्या करूं, मैंने अगर सिस्टम से UF6 को निकालना है, कब निकालूंगा, जब UF6 मेरी एनरिच हो जाएगी या डिप्लीट हो जाएगी। मेरा जो करना था एनरिचमेंट प्लांट ने कर दिया, तो फिर मैं इसको निकालूंगा यहाँ से। तो फिर इसको मैं निकालने के लिए तो इसको मैं कलेक्ट में करूंगा, तो मैं इसको हल्का सा मैं ठंडा कर लूंगा कंटेनर को, तो ये प्रेशर मेरा
कम हो जाएगा और मैं इसको कलेक्ट आराम से कर सकूंगा। UF6 की कुछ और प्रॉपर्टीज भी देख ले साथ ही, कुछ फायदे कुछ नुकसान। कि UF6 इज नॉन इन्फ्लेमेबल, ये आग नहीं पकड़ती, नॉन एक्सप्लोसिव, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, जब आग नहीं पकड़ेगी तो जाहिर है ये बर्न भी नहीं होगी, तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। ये खुद UF6 जो है ड्राई गैसेस के साथ, चाहे ड्राई एयर हो, ड्राई एयर का मतलब ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, किसी भी गैस के साथ ये इनर्ट है। लेकिन अगर इसको मॉइस्चर मिल जाएगा तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू UO2F2, दिस इज ए कंपाउंड, NHF, HF इज डेंजरस। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ये फ्यूम्स कन्वर्ट हो जाएंगे, विच इज हाईली करोसिव। किससे बचना है? इस प्लांट ने मॉइस्चर से बचना है। मॉइस्चर से बचने का मतलब लीक से बचना है। तो UF6 अगर मॉइस्ट होगी तो इट इज करोसिव। जब वार्म हमने देख लिया टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू ए गैस। और ये भी हमने देख लिया कि एक कंडीशन ऐसी होती है जिसपे लिक्विड भी बन जाती है। ठीक, ये चीज जो है ये कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन हमारे पास UO2 शुरू में आई थी ना, अब UO2 को हमने UF4 में कन्वर्ट करना है। तो ये एक किल्न है, रिएक्शन किल्न है जो हाई टेम्परेचर पे है। और इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे से हम, रोटेटिंग ये किल्न अगर है, नीचे से हम गैस देते हैं, ऊपर से इसका पाउडर डालते हैं, यहाँ बीच में रिएक्शन होते हैं और UF4 इन द फॉर्म ऑफ पाउडर हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। ये सिंपल है ये, ठीक है, रिएक्शन ये लिखा हुआ है। और यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड इज ए ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड विद एन इनसिग्निफिकेंट वेपर प्रेशर, यानी दूसरे लफ्जों में ये सॉलिड है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इसकी अब वैलेंसी जो है +6 नहीं है। ठीक है ना, याद है आपको, आपने याद दिलाया था। इन सम केसेस इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विड HF आल्सो, एक अलग प्रोसेस है, पैरेलल प्रोसेस, हम उसमें नहीं जाते। UF4 हमारे पास आ गई और अब यहाँ से हम इसमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है UF6 में। इसको कहते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड। फ्लूइडाइज्ड बेड याद रखिएगा कि ये बेसिकली एक पाउडर है जिसमें गैस बबल होती है, तो ये जो बेड है पाउडर की, ये उबलती हुई फील होती है, जैसे चूंकि इसमें प्रेशर से गैस जा रही है। तो ये एक फर्नेस होती है एक तरह की, जिसमें यूनिफॉर्मली पाउडर का गैस से रिएक्शन होते हैं, कई जगह पे इस्तेमाल होती है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से UF4 पाउडर दे रहे हैं जो पिछली स्लाइड में हमने बनाया था, फ्लोरीन गैस दे रहे हैं, इसका एक हाई टेम्परेचर है, और इसमें से गुजर के जो चीज हमें मिल रही है वो UF6 गैस है। UF6 गैस जो है वो गैस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी, जो कुछ भी इम्प्योरिटी वगैरह होगी, ऐश होगा, जो गंद होगा, वो नीचे जमा हो जाएगा। ये कलेक्ट कैसे होगी, यहाँ मैं इसको ठंडा करूंगा, UF6 गैस सॉलिड में बनेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, ये सक करेगी गैस को। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक पंप बन गया है ये। तो UF4 is fed in the fluidized bed reactor of a flame tower U2 gas to produce UF6। ठीक, कोल्ड ट्रैप इसको ठंडा करके कंडेंस कर लेता है। बच्चों यहाँ अब तक कोई सवाल है आपका?